इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुर और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें इंडियन पॉलिटी के अंदर जो है हमने पार्ट 1 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक। पार्ट 2 को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, जिसकी यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक। अब हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट नंबर 3, जिसमें हमें डिस्कस करना है आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक में हम आर्टिकल नंबर 12 से लेके 28 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी बना करके और यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में। तो जो आर्टिकल 29 है वो क्या कहता है वो हम समझेंगे, और 30 है वो क्या कहता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार क्या हैं, जो कि इसमें एलाबोरेट किया गया है। यदि हम इसकी प्रारूप की बात करें या विषय सूची की बात करें, तो विषय सूची के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 29 और 30 के बारे में, साथ ही साथ इनके सब आर्टिकल्स के बारे में भी देखेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर हम देखेंगे कि आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 के अंदर जो है डिफरेंस क्या है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक। इसके बाद नंबर 3 पर हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कौन है, इनको, जो भारत के नागरिक हैं उसमें अल्पसंख्यक की डेफिनेशन क्या है, यानी कि जो माइनॉरिटीज होते हैं उन माइनॉरिटीज कौन होते हैं, माइनॉरिटीज वो हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जैसा कि हम अपने सभी लेक्चर्स में करते हैं, जो मान्य न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 29 और 30 है उससे संबंधित कौन कौन से निर्णय दिए हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इस लेक्चर के अंदर जो है नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 का एक सेक्शन है 6A, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो 6A है बेसिकली ये इसी से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के एक जजमेंट आया था, उस जजमेंट में इस 6A का जिक्र किया गया था, तो वो हम समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कुछ केस स्टडीज जिनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए, रूपरेखा के बाद या प्रारूप के बाद या विषय सूची के बाद हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या कहता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 भारत की सांस्कृतिक विविधता और शैक्षणिक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 29 और 30 को हम जो है सांस्कृतिक विविधता और शैक्षणिक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण स्तंभ बोले जा सकते हैं। इन अधिकारों की समझ हमारे बहुसांस्कृतिक समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको सबसे पहले यह समझना है कि आर्टिकल 29 और 30 जो है भारत की सांस्कृतिक विविधता और शैक्षणिक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये आपको समझना है इसके अंदर जो है। अब क्या है सांस्कृतिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का परिचय हम देख लेते हैं एक बार क्या है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का परिचय इसमें क्या है, अनुच्छेद 29 और 30 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 29 और 30 भारतीय संविधान के वे प्रावधान हैं जो हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करते हैं। ये अधिकार भारत की बहुलतावादी प्रकृति को मान्यता देते हैं और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं। तो देखिए, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह पूछ लिया जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत तहत अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के हितों की हितों की हितों की सॉरी हितों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो जो ऐसा संभव होता है वो होता है केवल और केवल आर्टिकल 29 और 30 की मदद से ही ऐसा संभव होता है।
यदि आर्टिकल 29 और 30 ना होते तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अल्पसंख्यक जो हैं उनके हितों का संरक्षण ना हो पाता। अब आर्टिकल 29 देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, तो आर्टिकल 29 क्या प्रदान करता है? यह सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार देता है। सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार देता है आर्टिकल 29। अब इसके अंदर दो सब आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 29(1) और एक है आर्टिकल 29(2). तो पहले हम आर्टिकल 29(1) के बारे में देख लेते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब क्या है कि पूरा भारत है, कंप्लीट भारत है, ठीक है। अब इसका कोई भाग हो गया, सपोज करो यदि हम भाग की बात करें, हम मान लेते हैं कि असम हो गया। असम क्या है? भारत का एक राज्य है, तो उसका एक भाग भी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ नागरिक रह रहे होंगे, असम के लोगों की कुछ विशेष भाषा होगी। क्या होगी? विशेष भाषा होगी, ठीक है। भाषा क्या होगी? जैसे आसमी, असमी या असमी भी बोलते हैं इसको और आसमी भी बोलते हैं, ठीक है। आप असमी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छे से समझ में आए वो आप देख लेना। तो जो असम की भाषा बोली जाने वाली है उसको असमी भाषा बोलते हैं हम, एक तरह से जो है। तो उनकी अपनी एक विशेष भाषा है, ठीक है। तो उस विशेष भाषा को बनाए रखने का जो अधिकार किसी नागरिक को प्राप्त होता है, वो अनुच्छेद 29(1) के तहत ही प्राप्त होता है। यानी कि भारत हो गया, भारत का कोई राज्य हो गया, जैसे कि मैंने असम का एग्जांपल लिया, तो उसकी एक विशेष भाषा हो गई। विशेष भाषा क्या हो गई? असम की एक तरह से असमी भाषा होगी। सेम केस अगर असम की जगह यहाँ पे आपको उड़ीसा को लेना है, तो उड़ीसा की अपनी एक विशेष भाषा होगी, जैसे उड़िया भी हम बोल देते हैं। तो वो अपनी विशेष भाषा को प्रोटेक्ट करने का या उसको बनाए रखने का जो उनको अधिकार मिलता है, वो आर्टिकल 29(1) के तहत ही उनको मिलता है दोस्तों। दूसरा आता है 29(2), यानी कि राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है? यहां पे बात चल रही थी 21 में, चल रही थी इंडिविजुअल की बात, अब यहां चल रही है स्कूल की बात, कॉलेज की बात, शिक्षण संस्थान की बात। यानी कि सपोज करो कोई शिक्षण संस्थान है, कोई क्या है? शिक्षण संस्थान है। शिक्षण संस्थान है कोई, सपोज करो जैसे मैं पढ़ा हुआ हूं श्यामलाल कॉलेज से, श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, श्यामलाल कॉलेज डीयू से मैं पढ़ा हुआ हूं, ठीक है? तो जो अब जो श्यामलाल कॉलेज है, इसको राज्य सरकार से कुछ ना कुछ धन जाता होगा, ठीक है, या इसको पैसा मिलता होगा, एड मिलती होगी। तो यदि कोई भी ऐसा कॉलेज या स्कूल या संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, जिसको राज्य द्वारा पोषित किया जाता है या राज्य द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है या राशि दी जाती है, तो वो किसी भी नागरिक, चाहे कोई भी नागरिक हो, ठीक है, अगर उस नागरिक के एडमिशन की बात होगी, तो एडमिशन के लिए कहीं पर भी उसके धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर उसको वंचित नहीं रखा जाएगा। यदि श्यामलाल कॉलेज का मैंने एग्जांपल लिया है, तो यदि श्यामलाल कॉलेज में कोई एडमिशन के लिए जाता है, तो एडमिशन के लिए यदि कोई जाता है, उसको धर्म के आधार पर मना नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि ठीक है, मैं अंकुर हिंदू है तो हिंदू को यहाँ हम एडमिशन देंगे और मुस्लिम को नहीं देंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसा होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया आर्टिकल 32 में सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सीधा कहिए कि जी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है एक्शन एक्शन लेगा और इस पे कार्रवाई भी करेगा। सेम चीज क्या है कि लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर यानी कि कोई मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, चाहे वो अन्य कोई जेंडर हो, ट्रांसजेंडर भी हो, तो कॉलेज जो है उसको ये नहीं कह सकता कि हम केवल मेल को एडमिशन देंगे या सिर्फ हम फीमेल को देंगे या फिर ट्रांसजेंडर को देंगे। तो उनको सभी के लिए समान जो है नियम कानून बनाने होंगे। इसी तरह से जाति के आधार पे भी नहीं कर सकता और भाषा के आधार पे भी नहीं कर सकता कि भाई कोई व्यक्ति असम का रहने वाला है, हम असम वाले को एडमिशन नहीं देंगे या दिल्ली वाले को एडमिशन देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यही है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29(2). तो आर्टिकल 29(2) बेसिकली शैक्षणिक संस्थानों की बात करता है, जबकि आर्टिकल 29(1) जो है इंडिविजुअल की बात करता है। ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। यह अनुच्छेद भारत की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक विरासत की रक्षा करता है, जो हमारे राष्ट्र की पहचान एक अनिवार्य हिस्सा है। मतलब क्या है? यदि हम भारत की बात करें, तो भारत के अंदर जो है
28 स्टेट है आज की डेट में, प्लस यूटी भी है। क्या है? यूटी भी है। तो सभी स्टेट और यूटी के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, सभी जगह की अलग अलग संस्कृति है। तो यदि आर्टिकल 29 ना होता, ठीक है, तो उस केस में भारत की एकता को बनाए रखना संभव नहीं था। यही कारण है कि अनेकता में एकता, यानी कि भारत को क्या कहा जाता है कि भारत के लोगों के अंदर अनेकता में एकता का कॉन्सेप्ट है, और वो केवल आर्टिकल 29(1) और 29(2) से ही संभव हो पाया। यदि तो ये आर्टिकल ना हो पाते तो हम अनेकता में एकता वाले कंसेप्ट को एप्लीकेबल ना कर पाते। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 को भी हम देख लेते हैं एक बार, क्या है आर्टिकल 30, यानी कि अनुच्छेद 30, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। मतलब क्या है, जो हम 29(2) में हमने क्या देखा था, 29(2) में हम बात कर रहे थे एडमिशन से संबंधित, यानी कि प्रवेश से संबंधित। किससे? प्रवेश। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट को ही स्थापित करना है। किसी भी कॉलेज की, कोई भी कॉलेज स्थापित किया जा सकता है जहां पर शिक्षा प्रदान की जाए, कोई भी स्कूल स्थापित किया जा सकता है, कोई भी मदरसा स्थापित किया जा सकता है। ये इन सब के जो अधिकार है स्थापित करने के, वो आर्टिकल 30 के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 31। इसमें क्या क्या कहा गया है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन पर अधिकार रहेगा। यहां पर बात करी गई है अल्पसंख्यकों की। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अल्पसंख्यक होते क्या हैं, माइनॉरिटीज क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने धर्म के आधार पर जो है, या भाषा के आधार पर, या अपनी रुचि की शिक्षा की आधार पर जो है संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, और उनका प्रशासन भी उन्हीं का अधिकार क्षेत्र होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो मुस्लिम कम्युनिटी क्या करती है, मदरसों की स्थापना करती है, मदरसों की स्थापना करती है। ठीक है, तो जो ये मदरसों की स्थापना होती है, ये अनुच्छेद 30(1) के तहत ही संभव है। यदि भारत के संविधान में अनुच्छेद 30(1) ना दिया होता तो इन मदरसों की स्थापना ना हो पाती। या हिंदू धर्म के आधार पर हम बात करें, हिंदू धर्म के आधार पर हम बात करें, प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, अभी भी कुछ जगहों पे हैं, तो गुरुकुलों की स्थापना, तो जो गुरुकुलों की स्थापना होती थी वो अनुच्छेद 30(1) के तहत ही संभव थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 30(1)(a), यानी कि 44वें संशोधन 1978 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के समय उचित मुआवजा देने का अनिवार्य भी किया गया। इसमें क्या करा गया, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इस 1978 में, और इसमें कहा गया कि यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करती है, और उस पहले तो अधिग्रहण करना ही नहीं है, लेकिन यदि अधिग्रहण करना भी पड़ जाए, उसको वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाए कि वहां पे कोई रोड आ रहा है, वहां पे कोई सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है, जो पर्टिकुलर अल्पसंख्यक संस्थान उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो यदि ऐसे अल्पसंख्यक संस्थान को सरकार जो है अधिग्रहण करती है, तो उसका प्रॉपर मुआवजा, उचित मुआवजा उसको सरकार को देना पड़ेगा। ऐसा कहा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के एक्ट के अंदर जो है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 30(2) के। इसमें क्या कहा गया है, शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित है किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में। मतलब क्या है, मतलब यह है कि सपोज करो एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुआ, तो स्टेट जो होगा, यानी कि राज्य जो होगा, वो कभी भी इस आधार पर उसमें जो है उसका विरोध नहीं करेगा, उसको एड देने में, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में, कि भाई इसका धर्म क्या है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं रहने वाला हूं यूपी का, यूपी के अंदर मदरसे हैं, ठीक है, ये मुस्लिम्स के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं, बेसिकली बेसिक एजुकेशन की। इसके बाद हिंदू का कोई स्कूल मान ले, सपोज करो कोई गुरुकुल है यूपी के अंदर, उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मदरसे को कम एड मिले और गुरुकुल को ज्यादा एड मिले, दोनों को जो है बराबर एड देनी पड़ेगी और समान दृष्टि से उसको देखना पड़ेगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 30(2). यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। देखिए, यही मैंने आपको कहा कि बेसिक एजुकेशन मिलती है। क्या मिलती है? बेसिक एजुकेशन मिलती है। ठीक है, जैसे हमने लिया मुस्लिम कम्युनिटी को एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी क्या ओपन कर सकती है? मदरसे। तो मदरसों के अंदर जो तालीम दी जाती है वो उनके धर्म की बेसिक तालीम होती है, जैसे कलमा को पढ़ना, फातिया पढ़ना, या अन्य चीजें।
जो इस तरह की एजुकेशन है वो किसी मुस्लिम समाज समुदाय को मदरसों से ही संभव हो पाएगी, क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार की एजुकेशन उसको नहीं मिल सकती। सेम चीज जो हमारे गुरुकुल होते हैं, गुरुकुलों के अंदर जो है हमारे वेदों के बारे में पढ़ाया जाता है, या रामायण के बारे में पढ़ाया जाता है, महाभारत के बारे में पढ़ाया जाता है, ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता है, वो हमारे गुरुकुल के द्वारा ही संभव है। उसको कोई मदरसा ज्ञान नहीं दे सकता, उसकी तालीम उसकी शिक्षा मदरसे से प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसा कि हमने बोला था प्रारूप में, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30 में अंतर। आर्टिकल 29 की बात करेंगे, आर्टिकल 30 के डिफरेंस की बात करेंगे। आर्टिकल 29 क्या कहता है? सभी नागरिक समूहों को सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार देता है, व्यापक दायरा है, सभी नागरिकों को शामिल करता है और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर केंद्रित है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? केवल अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार हैं, सीमित दायरा है, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना पर केंद्रित है। ये आपके अंदर हमने अंतर को स्पष्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं अल्पसंख्यक कौन है, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं वो संविधान के आधार पर अल्पसंख्यक किसको कहा गया है। तो दो तरह के अल्पसंख्यक होते हैं, एक होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक कौन से होते हैं, और दूसरे होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। तो हम दोनों की बात करेंगे कि धार्मिक अल्पसंख्यक क्या होते हैं और भाषाई अल्पसंख्यक क्या होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को जो है 2014 में जोड़ा गया था, धार्मिक अल्पसंख्यक माने गए। देखिए, आपको समझना है कि जो मुस्लिम है, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, बेसिकली बौद्ध से मतलब बुद्धिस्ट, जो पारसी हैं, और अंत में जैन, इन 6 धर्मों को जो है बेसिकली हमने क्या कहा? अल्पसंख्यक कहा। और ये किस आधार पे कहा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के आधार पर। सबसे लास्ट में इसमें जोड़ा गया जैनिज्म, जो कि 2014 के अंदर जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना। अब भाषाई अल्पसंख्यक की बात कर लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं को बोलने वाले समूह जो किसी राज्य में संख्यात्मक दृष्टि से कम है, उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक माना जाता है। तो 8वीं सूची के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे इसमें, जब अनुसूची पढ़ेंगे तो अनुसूचियां जो है टोटल कितनी अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। 8वीं अनुसूची में हमें कुल मिलाकर जो है भाषाएं, टोटल वहां पे भाषाएं दी रखी हैं, उन भाषाओं को जो सबसे कम बोला जाता है उसको हम भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक कह सकते हैं या भाषाई अल्पसंख्यक कह सकते हैं। न्यायिक निर्णय की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें राज्य के संदर्भ में संख्यात्मक कमी महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के संदर्भ में किया जाता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए फाउंडेशन केस में स्पष्ट किया था। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि टीएमए पाई फाउंडेशन क्या था, और उस केस के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सबसे पहला केस हुआ 1974 में, उसके बाद 2002 में, उसके बाद 2005 में। तो 1974 में क्या केस हुआ? इस केस का नाम था सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 29 का संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुसंख्यकों सहित भारत के किसी भी नागरिक समूह को उनकी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण का अधिकार देता है, ऐसा कहा गया इस निर्णय के अंदर। उसके बाद आया दूसरा जजमेंट 2002 में, जिसमें कहा गया, यह केस था टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। 11 न्यायाधीशों की बेंच ने अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता और अधिकारों को विस्तार से परिभाषित किया। इस फैसले ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक की पहचान राज्य के संदर्भ में की जाती है, ना कि पूरे देश के संदर्भ में। ठीक है, पूरे देश से कोई मतलब नहीं है, जो स्टेट होगी यानी कि राज्य जो होगा उससे इसको उसके संदर्भ में ही डेफिनेशन देखी जाएगी। फिर आया पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस फैसले में अदालत ने निजी और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमाओं को निर्धारित किया, यह स्पष्ट करते हुए कि राज्य इन संस्थानों पर प्रवेश नीतियों को थोप नहीं सकता। ये आया जजमेंट। इन फैसलों ने अनुच्छेद 29 और 30 के दायरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको समझना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जो भी जजमेंट है, जजमेंट आप जरूर समझें। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही ज्यादा
वास्ट बना देते हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट की कहीं डेफिनेशन की बात आई है या व्याख्या की बात आई है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको किया है, तो इसलिए आपको जजमेंट्स हमेशा देखने हैं। उसका नवीनतम फैसला क्या है? एक अभी नवीनतम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 2024 में। इसमें क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मामला था। इसमें क्या था कि जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर महत्वपूर्ण फैसला दिया। क्या फैसला दिया? अल्पसंख्यक दर्जे के लिए संस्थान को समुदाय की सेवा का उद्देश्य सिद्ध करना होगा, पहली चीज ये बोली। दूसरा बोला संस्थान के विश्वविद्यालय बनने पर भी अल्पसंख्यक पहचान बनी रह सकती है। तीसरा बोला राज्य द्वारा वित्त पोषित अल्पसंख्यक दर्जे को प्रभावित नहीं करता। यह फैसला अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण है जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अनुच्छेद 29(1) और नागरिकता अधिनियम 1955 का विवाद। नागरिकता अधिनियम 1955 मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है, नागरिकता वाले सेक्शन में इसको डिस्कस किया था हमने, जब हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 5 to 11। तो सिटीजनशिप को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो नागरिकता अधिनियम 1955 को मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब इसका ये एक सेक्शन है 6A। ठीक है, तो 6A में और 29A में क्या विरोधाभास है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हुआ क्या, दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम के सेक्शन 6A को असंवैधानिक घोषित किया, जो असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को विशेष नागरिकता प्रदान करता था। ठीक है, तो जो 6A था इसी को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि इस आर्टिकल के तहत जो असम में रहने वाले बांग्लादेशी थे, जो जबरदस्ती आकर के वहां पे रह रहे थे, उनको विशेष नागरिकता प्रदान कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ही गलत साबित कर दिया, बेसिकली जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह संवैधानिक नहीं है। न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान असम के मूल निवासियों के अनुच्छेद 29(1) के तहत अपनी सांस्कृतिक पहचान संरक्षित करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। अब देखिए, केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी लिमिटेशंस हैं, इतनी पावर सीमित हैं कि वो किसी भी आर्टिकल को, किसी भी अधिनियम को या भारत के संविधान को इंटरप्रिटेट कर सकता है, उसकी डेफिनेशंस दे सकता है। जब किसी को कुछ नहीं समझ में आता, इवन भारत के राष्ट्रपति को भी कुछ समझ में नहीं आता किसी टाइम पे, तो वो भी उसकी क्लैरिफिकेशन जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वहीं से उसको इंटरप्रेटेट कराता है, वहीं से उसका आंसर लेता है। ठीक है, तो इसमें भी यही हुआ कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 का सेक्शन 6A था, ये बांग्लादेश से जो प्रवासी आए थे उनको नागरिकता प्रदान करने का विशेष अधिकार प्रदान करता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले देश के नागरिक हैं, सबसे पहले देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिक कौन है? जो असम के मूल निवासी हैं वो। ठीक है, देश के नागरिक असम का, क्योंकि हम असम की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो असम का ही मैं अभी उठाऊंगा पॉइंट जो है, बाकी देश की बात नहीं करूंगा। तो जो असम के मूल निवासी हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांस्कृतिक पहचान संरक्षित करने का अधिकार जो है असम के मूल निवासियों के अनुच्छेद 29 के तहत होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये उनका उल्लंघन होगा, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेशी प्रवासी आ जाएंगे, एक तरफ असम के मूल निवासी आ जाएंगे, तो इस केस में तो विरोधाभास स्थापित हो जाएगा। तो 29(1) के तहत जो असम के मूल निवासियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी संस्कृति पहचान को संरक्षित सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने 6A को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उसके बाद आता है सांस्कृतिक संरक्षण का महत्व। इस निर्णय ने अनुच्छेद 29 के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें स्थानीय समुदायों की संस्कृति और भाषाई पहचान को संरक्षण करने का शामिल था। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत सांस्कृतिक और अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। इसके बाद एक और हुआ इंसिडेंट, असम आंदोलन 1979 से 1985। अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक छात्र आंदोलन था जिसने अंततः असम समझौते को जन्म दिया। यह विवाद सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ था, यह भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 29(2) बनाम आर्टिकल 15(1). इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं, और समानताएं क्या है। पहले हम समानताएं देख लेते हैं। दोनों प्रावधान भेदभाव के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं, दोनों शिक्षा में समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं, दोनों मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। अनुच्छेद 15(1) अंतर की बात करें, अनुच्छेद 15(1) सामान्य भेदभाव निषेध है, जबकि 29(2) में विशेष रूप से शिक्षा तक पहुंच से संबंधित है। 15(1) राज्य के सभी कार्यों पर लागू होता है, जबकि 29(2) केवल शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तक सीमित है। 29(2) में राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों का विशेष उल्लेख है। ये हमें समझना है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार और उनकी सीमाओं के बारे में।
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार और सीमाएं। अधिकार क्या है? संस्थान स्थापित करने और संचालित करने की स्वतंत्रता है, अपने पसंद के अनुसार प्रशासनिक मामलों का निर्धारण कर सकते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रवेश पर नीतियां निर्माण कर सकते हैं, राज्य सहायता में भेदभाव में से संरक्षण पा सकते हैं। ऐसे अधिकार हैं। सीमाएं क्या हैं? राष्ट्रहित और सार्वजनिक नीति के अधीन होना चाहिए, शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता के लिए राज्य का नियामक अधिकार होना चाहिए, शिक्षकों की योग्यता पर सरकारी मानदंड लागू होने चाहिए, प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आवश्यक है। ठीक है, तो ये बेसिकली अधिकार हैं और साथ ही साथ इसकी सीमाएं भी हैं। अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं, टीएमए पवाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटका। तो ये हमने ऑलरेडी देख ली है, फिर भी एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ था? 2002 में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक फैसला है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिकारों की व्याख्या में मील का पत्थर है। अल्पसंख्यक की परिभाषा, इसी जजमेंट के अंदर अल्पसंख्यक की परिभाषा भी दी गई थी कि राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक निर्धारण होगा, ना कि देश के आधार पर। स्वायत्ता की भी बात करी गई यहाँ पे। अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने में प्रशासन में स्वायत्ता का अधिकार है, लेकिन राज्य उचित नियमन कर सकता है। प्रवेश नीति की भी बात करी गई थी। तो ये सब कुछ यहीं से हमें मिला, टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटका से। प्रमुख केस स्टडी की हम बात कर लेते हैं, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस कर्नाटका। इसमें भी क्या हुआ? टीएमए पाई फैसले के बाद ही इसका मुद्दा उठा। टीएमए पाई फैसला जो आया था, ये आया था हमारा 2002 में और ये मुद्दा उठा 2003 में। तो इसमें क्या हुआ? फैसले के बाद इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों को और स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया? कि प्रवेश प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट किया और साथ ही साथ शुल्क निर्धारण के बारे में स्पष्ट किया। प्रवेश प्रक्रिया के बारे में क्या बोला? अल्पसंख्यक संस्थान प्रवेश के लिए अपने मानदंड निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। न्यायालय ने समिति की स्थापना का सुझाव दिया जो प्रवेश प्रक्रियाओं की निगरानी करेगा। मतलब कि कोई भी बेसिकली अल्पसंख्यक संस्थान जो है, वो एक समिति के माध्यम से प्रवेश के मापदंड बना सकता है, बस वो निष्पक्ष होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति के लिए कुछ हो गया, किसी के लिए कुछ हो गया, वो संभव नहीं है। शुल्क निर्धारण के लिए भी यही बोला कि संस्थाओं को शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन यह अनुचित और मनमाना नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने शुल्क समिति की अवधारणा को पुरस्कृत की जो शुल्क पर उचित स्तर की निगरानी करे। यहाँ पे भी एक कमेटी बनाने के लिए बोल दिया। तो उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में कि प्रवेश के लिए भी एक कमेटी बना दो और शुल्क निर्धारण के लिए भी एक कमेटी बना दो। और ये कमेटी जो है बेसिकली निर्धारित करेगी कि फीस क्या होगी और प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी। ये सारे मानदंड ये दोनों कमेटियां बना करके इसमें निर्धारण होगा। सांस्कृतिक पहचान की बात कर लेते हैं। संस्थाओं ने अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहचान बनाए रखने का अधिकार है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और संस्थागत मूल्यों का निर्धारण शामिल है। ये केवल यहीं से चीजें निकल करके आई। उसके बाद हम निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का महत्व। सबसे पहले है विविधता की रक्षा, उसके बाद शैक्षणिक स्वायत्तता और न्यायपालिका की भूमिका। विविधता की रक्षा कैसे है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आर्टिकल 29 और 30 भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की रक्षा करते हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की मूल विशेषता है। शैक्षणिक स्वायत्तता की बात करते हैं। ये प्रावधान अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित करने और अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। न्यायपालिका की भूमिका, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के केस में एज ए संरक्षक का कार्य करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे आर्टिकल 29 और 30। अब हमने पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 30 तक कवर कर लिया है। बचा है आपका केवल 5 आर्टिकल्स बचे हैं, आर्टिकल 31 से लेके 35 तक, जिनको हम जल्दी कवर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।